हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नॉलेजिस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि नॉलेजिस्ट के द्वारा एक क्विज आर के फॉर्म में एमसीक्यू सेशन चलाया जा रहा है और आज का उसका सेशन नंबर 3 है। क्लियर? तो आप लोग सभी लोग जो आप आने वाले अभी आपका आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उन सभी की टेस्ट सीरीज के लिए आप नॉलेजिस्ट की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो। वहां पर आप टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग क्वेरी भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सभी बैंकिंग कोर्स बेसिकली आपका आरआरबी, जीबीओ, स्केल 2, एसओ एंड अदर एग्जाम्स के लिए आप नॉलेजिस्ट की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, या यूट्यूब चैनल के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर। क्लियर? वहां पर एक स्पेशल ऑफर भी चल रही है। अगर आप न्यू 10 का कूपन यूज करते हो तो आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का ऑफ मिल जाता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। देखो, हर एक सेशन में हम आपके साथ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी मैं आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं तो सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन को देखिए, देन उसका खुद आंसर करिए। क्लियर? उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन समझिए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, विच सेक्शन वॉज एडेड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू इंक्लूड द कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर इट्स परव्यू। देखो, जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स को इंक्लूड नहीं करा गया था। कोऑपरेटिव बैंक्स को लेटर बाद में जाकर 1965 में इंक्लूड करा गया। क्लियर? उससे पहले आपके कोऑपरेटिव बैंक्स को इंक्लूड नहीं करा गया। जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये भी आपके दो एक्ट्स के अंडर बने। अगर एक ही स्टेट में, ओनली इन वन स्टेट, तो आपका वो स्टेट एक्ट के अंदर आ जाएंगे। अगर मल्टी स्टेट में, एक से ज्यादा स्टेट में है वो, तो वो आपका सेंटर एक्ट के अंडर आ जाएंगे, सेंट्रल एक्ट। तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से सेक्शन को ऐड करा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कि कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अंडर, इसके अंडर करा जाए। चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन के ऊपर, सेक्शन 61, 56, 35, 28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सेक्शन 56। क्लियर? 1965 में ये अमेंडमेंट करेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर है। In 1965, the act was amended to include the cooperative banks under its purview by adding the section 56. Cooperative banks which operate only in one state are formed and run by the state government. Clear? अगर कोई एक ही स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अगर मल्टी स्टेट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। समझ आया सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, When was the State Bank of India was nationalized? देखो, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे पहले कौन से बैंक से बना है? आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बना हुआ है। क्लियर? जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? आपका 1921 में बना था। उसी को आगे चलकर देश में इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील कर दिया गया। आई थिंक सभी को पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक एक्ट है, एसबीआई एक्ट 1955। तो स्टेट बैंक, देखो यहीं से एक्ट से पता चल गया कि कौन सी ईयर में नेशनलाइज हुआ है, 55 में हुआ है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन नंबर ए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो देखो, इजी क्वेश्चन है। कई बार एक दो क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं। देखो, इजी उनके लिए जिनको इसके बारे में आइडिया, जिनको आइडिया नहीं उनके लिए ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। सो व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? इन 1955। द फॉर्मर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिकेम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट मार्क्ड द इनिशियल फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। क्लियर बच्चे? यहीं से आपका नेशनलाइजेशन का प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गया था, क्योंकि इससे पहले सारे के सारे आपके प्राइवेट ही थे। तो धीरे धीरे उनको सरकारी बनाना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, इन विच ईयर डिड द वगुल कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? देखो, एक वगुल कमेटी थी, उसने कौन से ईयर में जाकर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा था? 1990, 1987, 1995, 1989। सो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताइए कि कौन सी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, वगुल कमेटी ने किस ईयर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी? तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? द वगुल कमेटी सजेस्टेड दैट द कॉल मनी मार्केट should be purely an interbank money interbank market, and therefore the restrictions on entry into call market prevailing at that point of time should continue. Clear? देखो, जो वगुल कमेटी थी, इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी ऑन कॉल मनी मार्केट। देखो, हम आप लोगों के साथ मनी मार्केट, बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट्स आती हैं,
एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। क्लियर? उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, कॉल मनी वगैरह आपका मनी मार्केट में। तो उसी के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी। समझ आ रहा है? ऑलरेडी आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट, तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन पूछा गया। तो जो कॉल मनी मार्केट थी उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी कि जो कॉल मनी मार्केट है शुड बी प्योरली एन इंटर बैंक मार्केट। क्लियर? इंटर बैंक मार्केट। Question number 4th on your screen now, very important question. When was the banking ombudsman scheme first introduced in India? जो आपकी बैंकिंग ombudsman स्कीम थी, ये सबसे पहली बार इंडिया में कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस करेगी? देखो आप सभी को पता है कि 2016 में, 2006 में इसको फिर से इंट्रोड्यूस करा गया था। क्लियर? कुछ चेंजेस करके। तो सबसे पहली बार 1995, 1998, 1985, 1999। तो जो सबसे पहली बार जो आपकी बैंकिंग ombudsman स्कीम थी वो कब लॉन्च करेगी? प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर आ जाता है 1995, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सो इन 1995 बैंकिंग ombudsman स्कीम वाज लॉन्च्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्विकर सॉल्यूशन टू कस्टमर कंप्लेंट्स। क्लियर? देखो 1995 में स्कीम लॉन्च करेगी, बेसिकली क्यों करेगी? क्योंकि जो कस्टमर्स की कंप्लेंट है उसको टाइम बहुत लग जाता था उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी कि जो कस्टमर्स की कंप्लेंट है उनको क्या करा जाए, जल्दी थोड़ा सा सॉल्व आउट करा जाए। क्लियर? उनकी कंप्लेंट्स का जल्दी सोल्यूशन निकाला जाए, इसलिए बनाई गई। देखो बैंकिंग ombudsman बेसिकली क्या है, आरबीआई के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन नाउ। विच वन ऑफ दीज, सॉरी, Which one of these is a priority sector for lending as specified by the RBI? देखो आरबीआई के द्वारा 8 सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रखा गया। देखो प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइंस मैंने पहले ही बताया था कि 31 मई 2021 को चेंज हो गई थी। तो जो अपडेटेड गाइडलाइंस थी उसके रिगार्डिंग भी नॉलेजिस्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से भी आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्लियर? तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी स्टूडेंट्स वो वीडियो को जरूर देखें और इसके रिगार्डिंग आंसर बताइए कि एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में है या नहीं। बिल्कुल है जी। एजुकेशन है? बिल्कुल है जी। हाउसिंग है? हाउसिंग भी है। तो इसका मतलब है कि ऊपर के तीनों है ए बी सी, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर? ऑल द अबव, क्योंकि सभी के सभी जो ऊपर सेक्टर्स दिए गए हैं वो सभी के सभी आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखो वो भी यही कहना चाहता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मींस द बैंक्स हैव टू मेक sure that they lend to few specific sectors like agriculture and allied activities, MSc, micro and small enterprises, poor people for housing, students for education and other income groups and weaker section। देखो एजुकेशन के लिए 20 लाख कर दिया गया है, चाहे आप इंडिया में स्टडी कर रहे हो चाहे फॉरेन में जा रहे हो। पहले ये अमाउंट चेंज थी, इंडिया के लिए 10 लाख थी, फॉरेन स्टडी के लिए 20 लाख थी। क्लियर? अब धीरे धीरे सभी चेंजेस करते जा रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज आप सभी उन अपडेटेड चेंजेस की वीडियोस कंटिन्यूसली देख लीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं में मिलती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द बैंकिंग वेयर ऑल बैंकिंग ऑपरेशंस आर ओनली नोन? देखो वो कौन सा बैंकिंग है जहां पर सभी के सभी ऑपरेशंस क्या होते हैं, आपके ऑनलाइन होते हैं, कि आपको बैंक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल मानते हैं हम पेटीएम है, पेटीएम का आपने कहीं बैंक नहीं देखा होगा, सारा का सारा ऑनलाइन ही है। तो वो वर्चुअल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग है, मिक्स्ड बैंकिंग है, सोशल बैंकिंग है। तो इस तरह की बैंकिंग बेसिकली आपकी क्या कहलाती है? वर्चुअल बैंकिंग कहलाती है। क्लियर? So virtual banking is performing all banking operations online. This has served as a great revolution in banking market as banks have to continuously struggle for perfection to live in competition and stay ahead। देखो अगर वो ऑफिस बनाते हैं तो उनका खर्चा वगैरह ज्यादा हो जाता है, बट जो वर्चुअल बैंकिंग है जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर लोग अभी धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग। क्लियर? क्योंकि यहाँ से फ्रॉड्स भी बहुत होने शुरू हो गए। तो बहुत ही ध्यान से इस तरफ आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और जो अवेयर है उनको प्रॉपरली सिक्योरिटी फीचर्स को यूज करना चाहिए, इनसिक्योर वेबसाइट्स एप्लीकेशंस को यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द बैंकिंग कंबाइनिंग बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज आर कॉल्ड? देखो वो कौन सी बैंकिंग कहलाती है जहां पर आप बैंकिंग की सर्विस भी दे रहे हो और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी साथ साथ दे रहे हो? यूनिट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग। तो इस तरह की बैंकिंग को क्या बोला जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस तरह की बैंकिंग को आपका मर्चेंट बैंकिंग बोला जाता है। क्लियर? मर्चेंट बैंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। It provides consultancy to its clients
फॉर फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजरियल एंड लीगल मैटर्स। क्लियर। देखो कौन कौन सी चीजों के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली अपने क्लाइंट्स को, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजरियल एंड लीगल मैटर्स के लिए, सभी चीजों के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, विच कंट्री द शिन्हान बैंक बिलोंग्स टू। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हम तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ कौन सी कंट्री से, तो आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। क्लियर। शिन्हान बैंक का, तो आपका शिन्हान बैंक का कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड। प्लीज जल्दी आंसर बताइए जिनको नॉलेज है। तो बच्चे इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर लॉन्च है? बेसिकली साउथ कोरिया में है। क्लियर। द सिन्हान बैंक बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। इट हैज 6 ब्रांचेस इन इंडिया। इट हैज इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई, महाराष्ट्र। क्लियर। देखो जो सिन्हान बैंक है वो कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। इसकी 6 ब्रांचेस है इंडिया में, और जो इंडिया में उसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर इसका एक्चुअल में हेड ऑफिस देखा जाए तो वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इसका एक्चुअल में जो हेड ऑफिस है वो कौन सी जगह पर है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, व्हिच वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। देखो ये तो हमने शुरू में क्वेश्चन पढ़ा था कि कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर कब लाएगा? 1965 में लाएगा, सेक्शन 56 को अमेंडमेंट करके, ऐड करके। तो एक और क्वेश्चन है कि सबसे पहला हमारा कोऑपरेटिव बैंक कौन सा था? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको 4 कोऑपरेटिव बैंक दिखाई दे रहे हैं। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अनोन्या कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अभियुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लीज जल्दी जल्दी बताइए। देखो जो अनोन्या कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है ये आपका सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है जो बनाया गया था। अनोन्या कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लोकेटेड इन द सिटी ऑफ वडोदरा इन गुजरात, ये गुजरात में। इट इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। इट वाज आस्क्ड टू स्टॉप मोस्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन इन 2007 बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो अभी ये बैंक क्या हो चुका? वाइंड अप हो चुका, खत्म कर दिया गया आरबीआई के द्वारा, क्योंकि रूल जो इनके रेगुलेशंस थे वो प्रॉपरली नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। कब खत्म करा गया इस बैंक को? वाइंड अप कब करा गया? 2007 में। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन। देखो इससे पहले हमने देखा था कि सबसे पहला हमारा कौन सा था? कोऑपरेटिव बैंक। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर। विच इज द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया प्रेजेंटली? सबसे बड़ा सरास्वत बैंक, एनकेजीएसबी कोऑपरेटिव बैंक, अपना सहकारी बैंक लिमिटेड, आईपीपीबी। देखो आईपीपीबी तो पोस्ट बैंक आ गया, जो आपका पोस्ट पेमेंट बैंक आ गया, इंडियन पोस्ट पेमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेसिकली सरास्वत बैंक। क्लियर। सरास्वत कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी वाज फाउंडेड ऑन द September 14, 1918. Saraswat Bank is the topmost cooperative bank in India. It got a banking license in 1933 and it took a new name Saraswat Cooperative Bank Limited. Clear? देखो ये कब बना था? आपका 14 सितंबर 1918 को बना था, और ये सबसे बड़ा बैंक है कोऑपरेटिव बैंक। और इसको लाइसेंस कब मिला? 1933 में, और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। तब क्या नाम रख दिया गया? सरास्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, क्योंकि जब इसको लाइसेंस मिल जाता है किसी बैंक को तो वो अपने नाम के साथ बैंक नाम ऐड कर सकता है। क्लियर। सो आज की सेशन में हमने यहीं तक 10 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, तो टिल अभी तक हम आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो आने वाले सेशन में हम आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लेकर आने वाले हैं, आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 के लिए, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाती हैं, और फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लेकर आने वाले। क्लियर। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब our YouTube channel Knowledgeist, and you can join our Telegram group Knowledgeist for all lecture updates. And you can visit our website Knowledgeist for all updates regarding test series and regarding exams. So thanks to all of you for watching this video.